I'm good evening. Good afternoon, ma'am. Hi everyone, good evening. Good evening. Good evening, ma'am. So how are you guys? कैसा हुआ Socrates solution वाला? Uh, is somebody talking to me? Okay, right. चलो तो do you guys have any doubt? तो वो डिस्कस कर लेते हैं. उसके बाद फिर we shall start with the next topic. कोई प्रॉब्लम है किसी को Socrates में? नहीं तो फिर रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे. No, ma'am. चलो तो फिर रिप्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, राइट? अपना चैप्टर जो है इसके अंदर मेजरली हम आपकी वॉल्यूम वॉल्यूम बहुत लो है. वॉल्यूम एक्चुअली मेरा ना थोड़ा गला वगैरह खराब है तो आई माइट बी अ लिटिल ऑफ थ्रोट टुडे. वन सेकंड. माय वॉइस इज ब्रेकिंग आल्सो. नाउ इट इज बीच बीच में वॉल्यूम बहुत कम हो जाती है बस ये. ओके चलो सो लेट्स स्टार्ट देन, राइट? और देखो आज ना एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है कि मेरा वाईफाई नहीं चल रहा है बिकॉज मेरे यहाँ पे पावर कट है. तो मेरा जो नेट है दैट इज टोटली ऑन मोबाइल डेटा. तो बीच में अगर वॉइस या फिर नेट चला जाए तो प्लीज थोड़ा खुद से ही समझ जाना. हाँ मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है.
Ma'am, you're not audible. Yes. So, am I audible now? Is it fine? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो आई वाज टेलिंग यू गाइस कि देखो आज वाईफाई नहीं चल रहा है क्योंकि पावर कट है मेरे घर पे। ये जितना भी नेट चल रहा है ये सब फोन डेटा की वजह से है। तो वॉइस बीच में ब्रेक हो या नेट बंद हो जाए, मैं क्लास से लीव हो जाऊं, तो समझ जाना कि कुछ नेटवर्क इश्यूज है। ठीक है, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर, क्योंकि आज वैसे ही हम लोग काफी लिमिटेड उसके ऊपर चल रहे हैं। राइट, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल मोड के अंदर देयर इज फ्यूजन ऑफ गेमीट्स, सो टू इंडिविजुअल्स वुड बी इन्वॉल्व्ड। एसेक्सुअल के अंदर सिंगल इंडिविजुअल इज इन्वॉल्व्ड एंड देयर इज नो गेमीट फॉर्मेशन एज सच एंड नीदर इज देयर एनी गेमीट फ्यूजन। राइट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स बनेंगे देयर विल बी वेरिएशंस इन देम। ये हम एवोल्यूशन वाले चैप्टर में देख चुके हैं कि वेरिएशन किस वजह से कॉज होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कोई वेरिएशन एज सच नहीं होती, बिकॉज सिंस अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड देयर विल बी नो गेमीट फॉर्मेशन, देयर इज नो रिकॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए दैट इज टेकिंग प्लेस। तो जो ऑफस्प्रिंग बनता है दैट इज एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट, सो दैट इज आल्सो कॉल्ड एज द क्लोन। तो अपने पेरेंट्स के क्लोन होते हैं। ठीक है तो अब जब क्लोन ही है पेरेंट का, इसका मतलब यही है कि यहाँ पे किसी भी तरह की वेरिएशन नहीं आ रही। तो एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव से अगर मैं बोलूँ तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोर फेवरेबल फॉर एवोल्यूशन। राइट, माय वॉइस इज वेरी लो। सभी को लो आ रही है क्या? मतलब मैं तो कोशिश कर रही हूँ काफी जोर से मैम बोलने। ऑल्टरनेटिव, मतलब बीच में आ जाती है, फिर बीच में एकदम ही कम हो जाती है। वो यार या तो फिर हो सकता है नेटवर्क की वजह से होगा, क्योंकि मैं तो बिल्कुल देखो लैपटॉप के ऊपर ऑलमोस्ट गिरी ही हुई हूँ ताकि तुम लोगों को आवाज आ जाए। तो दैट इज प्रोबेबली नेटवर्क एरर। राइट, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद आफ्टर वी आर डन विद दैट वी विल स्किप ओवर टू द एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन वेरियस ऑर्गेनिजम्स। सेक्सुअल के अंदर हम मेजरली बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, तो देखो आई विल स्किप ओवर द पार्ट ऑफ डीएनए एंड व्हाट इज जीन एंड ऑल दैट स्टफ, क्योंकि वो हम हेरिडिटी में कर चुके हैं, तो उसको हम डिस्कस फिर से नहीं करेंगे। राइट, ओके, माइटोसिस मियोसिस में भी सबको डिफरेंस पता है एंड सबको ये भी पता है दैट हाउ आर गेमीट्स फॉर्म्ड। कौन सी डिवीजन से गेमीट्स फॉर्म होते हैं? Meiosis. You know that during meiosis there is some sort of recombination that occurs between two homologous chromosomes, so that leads to various combinations of the genetic material. ठीक है, इसीलिए जब गेमीट्स फ्यूज होते हैं तो जो ऑफस्प्रिंग बनता है या जो फर्स्ट सेल बनता है नेक्स्ट जनरेशन का, दैट इज द जाइगोट, दैट इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द पेरेंट्स रादर देन बीइंग अ सिंगल कॉपी ऑफ वन पेरेंट। राइट, ओके देखो यहाँ पे आपको बहुत ही ज्यादा ब्रीफ तरीके से समझाया गया है दैट व्हाट इज हैपनिंग ड्यूरिंग गेमीट फॉर्मेशन, या फिर व्हाट एग्जैक्टली इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द हैप्लॉइड गेमीट्स। ठीक है, तो ये 46 क्रोमोसोम वाला नॉर्मल सेल है फादर का। ठीक है, इसकी मियोसिस होगी, इसमें से स्पर्म्स बनेंगे 23 क्रोमोसोम्स वाले। ठीक है, 4 सेल्स बन गए रिजल्टेंट। मदर के अंदर जैसे हम फादर में देख रहे हैं कि 4 स्पर्म्स आर बीइंग फॉर्म्ड फ्रॉम अ सिंगल सेल। राइट, यहाँ पे ऐसा नहीं होता, एक ही सेल में से फाइनली एक ही ओवम बनता है। बाकी की जो बॉडीज होती हैं बेसिकली होते सेल ही हैं, बट दीज आर नॉट लॉन्ग लिविंग, इनकी डेथ हो जाती है अपने आप ही बिकॉज दे आर इनसिग्निफिकेंट। हम इन्हें पोलर बॉडीज बोलते हैं। ठीक है, उसके बारे में हमें अभी इतना ज्यादा डिस्कस नहीं करना है बिकॉज दैट इज नॉट समथिंग which we intend to study a lot about. हमारा जो कंसर्न है वो है कि हम ओवम के बारे में पढ़ेंगे और स्पर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर इनके फ्यूजन से क्या होता है वो सब देखेंगे। जिस दिन नेट नहीं चलता उस दिन ये भी बहुत नखरे करता है। ओके तो ये आई डोंट थिंक कि हमें डिस्कस करना है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो जो सेक्स सेल्स होते हैं
which are also responsible for giving rise to the new generation, हम उन्हें बोलते हैं gametes, और layman terms में हम उन्हें sex cells बोलते हैं. But since you are science students, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि हम उन्हें कहते क्या हैं. Okay, so when two gametes fuse, they will lead to fertilization, and fertilization के अंदर then जो हमारा structure बनता है a single cell, that is called the zygote. Okay, and zygote is known as the link between two generations. ये बात सबको आई होप समझ आ रही होगी कि दो जनरेशंस के बीच में लिंक कैसे है, बिकॉज पेरेंट्स की जनरेशन से पास ऑन हुआ और नेक्स्ट जनरेशन को बर्थ देगा, तो दोनों जनरेशंस के बीच का लिंक है. ठीक है. वेदांत इज आस्किंग दैट मैम, अक्षत अपने आप को म्यूट कर लो प्लीज. वेदांत इज आस्किंग दैट मैम व्हाट आर सोमैटिक सेल्स. देखो ये तो हो गए सेक्स सेल्स. सो दीज सेल्स आर लोकेटेड इन द गोनाड्स. ठीक है, गोनाड्स के बारे में भी हम अभी देखेंगे. दीज आर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स और स्ट्रक्चर्स इनसाइड द ह्यूमन बॉडी व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर प्रोड्यूसिंग दीज गैमीट्स. उसके अलावा हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं दे आर ऑल सोमैटिक सेल्स. ठीक है, मतलब कि आपके लिवर के सेल्स, आपकी स्किन के सेल्स, आपके एलिमेंट्री कनाल के जितने भी सेल्स हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम के सेल्स हैं, वो सब सोमैटिक सेल्स हैं. लेकिन अगर मैं बात करूं मेल्स में टेस्टिस की और फीमेल्स में ओवरीज की, तो ये क्या है, दीज आर गेमीट्स या फिर दीज आर सेक्स सेल्स, क्योंकि दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द गेमीट्स. ओके, उसके अलावा सारे सोमैटिक सेल्स होते हैं. क्लियर है ये बात सबको? यस मैम. Okay, so this is very simple one. सेक्स डिटर्मिनेशन है, ये हमने लास्ट चैप्टर में भी किया था, तो ये चीज इतनी ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है. नाउ सी, ओवम इज ऑलवेज ऑफ द सेम टाइप सिंस इट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ फीमेल. अब फीमेल के हर सेल में एक्स और एक्स है, तो गैमीट्स क्या बनेंगे, एक ही टाइप के बनेंगे ना, एक्स. बट मेल के अंदर हेटेरोजाइगस कंडीशन है एक्स वाई, तो दो तरह के गैमीट्स बनते हैं, या तो एक्स वाले स्पर्म्स बन सकते हैं या वाई वाले स्पर्म्स बन सकते हैं. So based on which gamete fuses with which one, that determines the gender of the offspring. ठीक है, क्या हो रहा है इसे? ओके, नाउ सी यहाँ पे there is this flow chart जो कि मतलब हमें आगे हमारे रेफरेंस के लिए बहुत काम आएगा, तो इसे हम फिल कर लेते हैं. ठीक है, ये साइन सबको याद है, लास्ट चैप्टर में काफी अच्छे से करा था. मेल हाँ, एंड तो ये है मेल. अब मेल में देखो यहाँ लिखा हुआ है मियोसिस, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे दे आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर जहाँ पे मियोसिस होता है. तो मेल के अंदर दिस मियोसिस टेक्स प्लेस इन द टेस्टिस, एंड फीमेल्स में दिस मियोसिस टेक्स प्लेस इन द ओवरीज. सारे नहीं खाया अभी, एक ही लिया था और है उसमें. ओके, टेस्टिस में मियोसिस होने के बाद क्या प्रोड्यूस होता है, स्पर्म. एंड ओवरीज में मियोसिस होने के बाद ओवम. एक मिनट मुझे दो, मैं इसको बंद करके फिर से चलाती हूँ, दैट विल बी बेटर. तो स्कूल में ये चैप्टर हुआ है किसी का? तो मैम अभी लाइफ प्रोसेस ही खत्म नहीं हुआ है. अभी लाइफ प्रोसेस चल रहा Yes, है, ma'am. मतलब फिर यहाँ पे तो काफी फास्ट चल रहे हैं हम लोग, है ना, स्कूल के कंपैरिजन में. चलो गुड. सो दिस इज ओवम, या फिर हम एग भी बोलते हैं. ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द फर्स्ट स्ट्रक्चर दैट विल बी फॉर्म्ड इज द जाइगोट. जब जाइगोट में आगे और डिविजन्स होते हैं तो वो बनता है एम्ब्रियो. एम्ब्रियो पे अभी हम आएंगे. पहले बनता है इसमें मॉर्यूला. ठीक है, फिर ब्लास्टुला एंड फीटस. ठीक है, तो जब ये मॉर्यूला ब्लास्टुला फॉर्म में होता है तब भी हम इसको एम्ब्रियो ही बोलते हैं. दीज आर मोर स्पेसिफिक टर्म्स, मॉर्यूला एंड ब्लास्टुला, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेल्स दैट आर प्रेजेंट इनसाइड इट. राइट?
तो ये जो है फ्लो चार्ट आप लोग बना सकते हो, ठीक है। इसके बाद फिर हम आगे और ज्यादा स्पेसिफिकली बात करेंगे। मॉर्यूला और ब्लास्टुला दोनों को मिला के वो बनेगा एम्ब्रियो। मतलब बेसिकली देखो, कहने का सेंस है कि मॉर्यूला को भी एम्ब्रियो बोलते हैं और ब्लास्टुला को भी एम्ब्रियो बोलते हैं, ठीक है। अलग अलग स्टेजेस है। जैसे मॉर्यूला पे इट इज द 16 सेल स्टेज, यानी उसके अंदर 16 सेल्स होते हैं, तब इसके अंदर 32 सेल्स होते हैं। तो आप दोनों को ही एम्ब्रियो बोल सकते हो, मिलाकर नहीं, मतलब इंडिविजुअली इनको हम एम्ब्रियो बोल सकते हैं। बेसिकली एम्ब्रियो हम तब बोलते हैं जब उसके अंदर मोर देन 1 सेल्स है, ठीक है। जब सिंगल सेल है तो जाइगोट, जब एक सेल से ज्यादा हो गए तो एम्ब्रियो बोलेंगे। मैम आपने लास्ट बॉक्स में क्या लिखा है? मैम मॉर्यूला और ब्लास्टुला में कॉमन ब्रैकेट लगा के एम्ब्रियो कॉमन ब्रैकेट लगा के नहीं ऐसे नहीं करते हैं, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे। देखो भाई मैं बता रही हूँ, जब हम आगे अभी डेवलपमेंटल स्टेजेस की बात करेंगे ना, तो अपने आप पता लग जाएगा कि एम्ब्रियो कब कब बोलते हैं। क्योंकि अगर फिर मैंने उनको ऐसे कॉमन ब्रैकेट लगाया ना, तो आप लोग सोचोगे कि उनको कंबाइंड शायद हम एम्ब्रियो बोलते हैं, ठीक है। तो लेट्स नॉट कंफ्यूज आवरसेल्व्स, अभी एम्ब्रियो वाले टर्म को रहने देते हैं। ओके मैम। डन एवरीवन? यस मैम। तमनजोत नहीं है इस क्लास में? तमनजोत ही इज नॉट देयर आई थिंक। यस मैम। ओके राइट चलो गुड। ओके नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सेक्स ऑर्गन, यानी कि वो ऑर्गन्स है जहाँ पे गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं। That means that this is the place or this is the region where actually meiosis is taking place. इन्हें हम कहते हैं gonads, ठीक है। Now see, there is difference between gonads and genitalia. Okay, gonads जो हैं, these are the organs or structures in which meiosis will take place and the gametes will be formed. Whereas genitalia are the structures or organs which do not actually produce these gametes, but rather are responsible for the transportation of gametes, right? And also यहाँ पे as such कोई भी ऐसी activity नहीं होती which is concerned with fertilization, right? जो मतलब मेजर इनका रोल है वो यही है कि they are helping in the transportation of the gametes from the male organ to the female organ, right? तो अभी हम जेनेटिलिया के बारे में भी बात करेंगे, बट ये थोड़ा आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। तो मेल के अंदर टेस्टिस जो हैं वो गोनाड्स हैं और फीमेल्स के अंदर ओवरीज आदि गोनाड्स, ठीक है। ये बात नोट डाउन कर लो। डन। हम किसी आर्टिफिशियल प्रोसेस से ऐसा कर सकते हैं क्या कि ओवम से हम सिर्फ वाई वाला स्पर्म मैच करवाएं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, करवाएं? हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबल है, बट इंडिया में इलीगल है। क्योंकि फिर यू नो ना, इंडिया में बॉयज को या मेल्स को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। तो अगर ये चीज उन्होंने लीगलाइज कर दी तो सभी लोग फिर आर्टिफिशियली बॉयज प्रोड्यूस करवाते रहेंगे। सो दिस थिंग इज इलीगल इन इंडिया, ऑल्दो दिस डज हैपन, आईवीएफ सेंटर्स में ये चीज होती है, इलीगली ही होती है। बट अगर आप वैसे देखो कि आप खुल्लम खुल्ला जाके किसी आईवीएफ उसमें सेंटर में बोलो कि एक वाई वाला स्पर्म फ्यूज करवा दो ओवम के साथ, तो वहीं से पकड़ लेंगे पुलिस वाले आपको। ओके तो अब हम एक बार रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के बारे में बात करते हैं। नाउ सी, थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू देखो। सो हियर दीज आर द टेस्टिकल्स, ओके, और द टेस्टिस। सिंगुलर में हम टेस्टिकल बोलते हैं, प्लूरल में टेस्टिस बोलते हैं। दीज आर प्रेजेंट इन अ sac of skin which is called the scrotum. ये हमेशा बॉडी के आउटसाइड प्रेजेंट होंगे। Why? Because the
particular temperature at which the sperms need to be produced is about 34 to 35 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, उसके ऊपर नीचे ये टेम्परेचर अगर होगा तो स्पर्म्स प्रोड्यूस नहीं हो पाते. ठीक है, प्रोसेस एफिशिएंट नहीं रहता. इसीलिए टू लोअर द टेम्परेचर ऑफ द प्रोडक्शन बाय 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस, ये हमारी बॉडी के बाहर प्रेजेंट होते हैं क्योंकि बॉडी टेम्परेचर इज 37. ठीक है ना. देन टेस्टीज में स्पर्म्स जब प्रोड्यूस होते हैं तो देयर इज दिस स्ट्रक्चर एपिडाइडमिस. यहाँ पे लिखा हुआ है ना एपिडाइडमिस. तो यहाँ पे जो स्पर्म्स प्रोड्यूस होंगे दे आर कैरीड बाय द एपिडाइडमिस टुवर्ड्स द अपर ट्रैक्ट. मतलब यहाँ से उन्हें बाहर निकालने का काम एपिडाइडमिस का है. ओके, एपिडाइडमिस के आगे फिर हमारा वास डिफरेंस आ जाता है. अगेन सेम फंक्शन है. वास डिफरेंस के अंदर बेसिकली ये है कि ये स्पर्म्स थोड़ा टाइम तक स्टोर्ड रहते हैं अनटिल एंड अनलेस दे आर फुली मैच्योर्ड. ओके, फुली मैच्योर होने के बाद ये यहाँ से रिलीज हो जाएंगे. सो द स्पर्म प्रोडक्शन टेक्स प्लेस अबाउट 2 months. ठीक है, कम से कम 2 महीने का टाइम होता है. मतलब 60-65 डेज का टाइम स्पैन रहता है प्रॉपर स्पर्म प्रोडक्शन का. मतलब जब वो बना, मियोसिस हुआ और उसके बाद फिर वो इमैच्योर से मैच्योर स्टेज में आया, तो वो सारा 2 months का प्रोसेस है. वास डिफरेंस के बाद आगे आता जाता है. तो यहाँ पे ऑल दी स्ट्रक्चर्स दैट यू सी, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये सब ग्लैंड्स हैं. ठीक है, इस सब को हम डक्ट सिस्टम बोलते हैं. इनफैक्ट हम एपिडाइडमिस और वास डिफरेंस को भी डक्ट सिस्टम में ही इंक्लूड करते हैं. सो देखो डक्ट सिस्टम का क्या रोल है. दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्चुअली रिलीजिंग देयर सिक्रीशंस अलोंग विद द स्पर्म्स. Okay, now why do these secretions have to be added to the sperms? So that these sperms can survive, so that they get good nourishment, and also they add certain factors which will further help these sperms in the female uterine tract. ठीक है, जब हम अभी आगे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में when these sperms enter the female uterine tract, there are a lot of barriers and a lot of hurdles that these sperms have to overcome. ओके, एंटीबॉडीज हैं फीमेल बॉडी की, म्यूकस है, तो ये सारी चीजें होती हैं स्पर्म्स को किल करने के लिए. ठीक है, अब इन सब प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना है, स्पर्म्स को मोबिलिटी चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो वो सारी चीजें जो हैं वो इन ग्लैंड्स की सिक्रीशन से स्पर्म्स को मिलती हैं. राइट. उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद आपका आगे आ जाता है penis. Penis is the genitalia. ठीक है, तो आई होप एवरीवन कैन मेक आउट द डिफरेंस बिटवीन गोनाड्स. तो ये जो टेस्टिस हैं ये गोनाड्स हैं, whereas the penis is the genitalia. क्लियर है ये बात? एंड यहाँ पे इट इज फॉर्मिंग अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ यूरिन एंड द सीमेन. ओके, सीमेन इज स्पर्म्स प्लस secretions of the duct system. राइट. तो यहाँ पे पहला वर्ड आपने स्पर्म, अब आपने सीमेन के आगे सबसे पहला वर्ड कौन सा लिखा है? स्पर्म. ठीक है, तो जो स्पर्म्स और सिक्रीशंस होते हैं उनको टुगेदर हम सीमेन बोलते हैं. राइट. और पीनस में कॉमन पैसेज है, यूरेथ्रा भी यहीं पे होता है और स्पर्म्स के लिए भी पैसेज यहीं से है. ठीक है, देयर इज नो सेपरेट ओपनिंग एज सच. लेकिन फीमेल्स के अंदर देयर आर 2 सेपरेट ओराइफिस. ठीक है, यूरेथ्रल ओपनिंग के लिए देयर इज अनदर ओराइफिस और वेजाइनल ओराइफिस इज अ डिफरेंट वन. ठीक है ना. मेल्स के अंदर कॉमन पैसेज रहता है. अंडरस्टूड एवरीवन? तो अब इनके बारे में समझ लिया है तो एक बार लिख लेते हैं. ठीक है, टेस्टिस का फंक्शन देख लो, प्रोड्यूस स्पर्म्स आल्सो नोन एज टेस्टिकल्स और गोनाड्स. ये चीज लिख लो. Noted everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
So each testy weighs about 10 to 15 gram. That depends on the health of the person, right? Suspended in the scrotum. और इनके अंदर क्या प्रोसेस होता है? स्पर्म फॉर्मेशन, जिसे हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस. उसके साथ साथ these are also responsible for the production of the hormones, that is androgen. तो ये androgen basically एक hormone नहीं है, it's a group of hormones. ठीक है, androgens होता है rather. तो एंड्रोजन्स जो हैं उनमें मेजर टाइप ऑफ एंड्रोजन इज टेस्टोस्टेरोन, which is responsible for bringing about the pubic changes. जो आप देखते हो adolescence के बाद changes आते हैं, वॉइस की थिकनिंग हो जाना, वॉइस ब्रेक होती है, pubic hair and ओवरऑल बॉडी हेयर, बियर्ड वगैरह, वो सब इस टेस्टोस्टेरोन की वजह से है. ओके, बिहेवियरल चेंजेस भी उसी की वजह से होते हैं, जैसे अग्रेसिव बिहेवियर हो जाता है, देयर आर सर्टेन डेवलपमेंट इन सेक्सुअल बिहेवियर एज वेल. So that is all because of the testes. तो I think मैंने आपको coir boys का example दिया था, right? तो coir boys में यही था. Once the castration is done, उसका मतलब है कि जो source है इन hormones का मैंने वही remove कर दिया. तो उनके अंदर कोई भी adolescent activity नहीं होगी. And they will remain like little boys forever. Got it? मैम उनमें ग्रोथ भी नहीं होती क्या? ग्रोथ एज सच होगी, बिकॉज जो ग्रोथ वगैरह है, हाइट वगैरह, दैट आल्सो हैज टू डू विद द थायराइड हार्मोन एज वेल. अब थायराइड हार्मोन तो एज इट इज है, मैंने उसको तो कुछ नहीं किया, बट उसके अलावा जो हाइट के अलावा और चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर, वो सब नहीं होंगे. ठीक है, सबको समझ में आ गया? आगे चले. यस मैम. लिखना नहीं है ना? लिखना है. ये वेट मत लिखो बेशक, बट फंक्शन लिख लो. ठीक है, राइट द फंक्शन, दैट्स इम्पोर्टेंट. और देखो, आई मीन आई डू अंडरस्टैंड कि थोड़ी सी हेजिटेशन होती है इस चैप्टर में, बट आई डोंट थिंक कि तुम लोगों को इतना हेजिटेट करना चाहिए, बिकॉज यू आर इन दी एज जब इस चीज़ के बारे में इनफैक्ट ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि देन you guys go to various other sources in the world to find out things about these kind of topics, और फिर तुम्हें सारी गलत इन्फॉर्मेशन मिलती है. Right. So when such topics are being discussed in class, be it in school or coaching center, तो try to be as informative as possible. अगर कुछ question है, कुछ doubt है, तो पूछ सकते हो. ठीक है, मतलब मैं उस मामले में काफी ओपन हूँ, तो ऐसे मत सोचना कि मुझे अजीब लगेगा या कुछ. पूछना हो तो पूछ सकते हो. So अधिक spermatogenesis is the process of formation of sperms. ठीक है, अभी हम उसको डिस्कस भी करेंगे आगे. चलें आगे. मैम, हाँ, I बोलो. wanted to ask. हाँ, मैम, बोलो. एंड्रोजन के अंदर टेस्टोस्टेरोन के अलावा और कौन से हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं? एंड्रोजन्स में टेस्टोस्टेरोन के अलावा देयर आर सर्टेन अदर हार्मोन्स व्हिच हैव अ नेचर सिमिलर टू एड्रेनलिन. ठीक है, तो बेसिकली ना कुछ स्टेरॉइड हार्मोन्स टाइप होते हैं ये. बेसिकली उनका फंक्शन है मस्कुलर स्ट्रेंथ. ठीक है, उसके अलावा अग्रेसिवनेस. तो मैं बता रही हूँ, जैसे एड्रेनलिन जैसा फंक्शन है, तो वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव रखते हैं बॉडी को. तो मतलब ये चीज़ होती है कि जब एक ग्रोथ स्पॉट आता है ना एडोलेसेंस के बाद में, तो बॉयज को अपने आप ही ऐसे बहुत ज़्यादा वैसे फील होने लगता है कि बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं, मस्कुलर हो गए, और इनफैक्ट हो भी जाता है. तो दिस हैपन विद मी ऑल्सो. जैसे हम लोग जब छोटे थे, तो मेरे क्लासमेट्स वगैरह बॉयज जो थे, उनसे ऐसे हम लोग वो करते थे, पंजा लड़ाते थे और वो सब करते थे. उनकी हाइट भी छोटी थी, तो हम उन्हें चिढ़ाते भी बहुत थे कि तू तो बॉय है पर तेरी हाइट छोटी है. और ऑल ऑफ अ सडन जब ऐसे एडोलेसेंस की एज आती है ना, वो एकदम से बड़े हो जाते हैं, एकदम से बॉडी मस्कुलर हो जाती है. सो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ दीज एंड्रोजन्स दैट आर बीइंग. तो बेसिकली ये कहेंगे कि दीज आर काइंड ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स. ओके मैम. ओके, तो स्पर्मेटोजेनेसिस की डेफिनेशन लिख लो, और फिर डायग्राम से मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग. चलें आगे. यस मैम. ओके,
Okay, now see, this is a more refined view of a testicle. Okay, now see, there are these lobules inside the testis. ठीक है, ये देख रहे हो चेम्बर्स से, इन्हें हम लोब्यूल्स बोलते हैं. ठीक है, हर लोब्यूल के अंदर देर आर अबाउट 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. ठीक है, ये दिख रहा है कॉन्वोल्यूटेड सा कुछ ऐसे स्ट्रक्चर, ऐसे 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 करके दिख रहा होगा ना, तो ये ट्यूब्यूल्स हैं. ठीक है, और हर लोब्यूल के अंदर 2 से 3 ट्यूब्यूल्स होते हैं. ठीक है, इनका नाम होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. सेमिनिफेरस सबको समझ में आ रहा होगा, सीमेन से ही वर्ड डिराइव किया है सेमिनिफेरस. Okay, and sperm production takes place inside this tubule. Okay, इन tubules के अंदर होता है sperm production. अब अगर मैं ये सेक्शन लूं, ट्रांसवर्स सेक्शन लेती हूँ, मतलब मैं इस tubule को ऐसे करके कट करके एक सेक्शन निकाल रही हूँ इसका, तो मुझे ये कुछ इस तरह से दिखेगी. There are these cells inside. Which look like a lemon. हाँ, it looks like a lemon, yes. Just give me a minute, 1 second. ओके, सो सी, यहाँ अंदर जो है अलग अलग तरह के सेल्स, अलग एज इन मेजरली 2 टाइप के सेल्स हैं. ये मैं उनके न्यूक्लियस बना रही हूँ. ठीक है, सो ये जितने भी लंबे वाले सेल्स हैं, द लॉन्गर वंस, दीज आर नोन एज सर्टोलाई सेल्स. इन्हें हम नर्स सेल्स भी बोलते हैं. ठीक है, और ये जितने भी छोटे छोटे सेल्स हैं, दीज आर दी स्पर्मेटोगोनियम. अब मुझे एक बात बताओ, बेस्ड ऑन दीज नेम्स आपको क्या लगता है कि कौन से वाले सेल्स में मियोसिस होता होगा, सर्टोलाई सेल्स में या स्पर्मेटोगोनियम में? Spermatogonium. एग्जैक्टली. ठीक है, तो इस सेल के अंदर मियोसिस होगा and it leads to the formation of spermatids या spermatozoa. Okay, अब देखो छोटे छोटे जब स्पर्मेटोजोआ बन गए तो वो क्या करते हैं, अब यहाँ पे देख रहे हो नर्स सेल्स. नर्स का क्या काम होता है, ध्यान रखना, केयर करना. तो ये छोटे छोटे स्पर्मेटोजोआ यहाँ पे एम्बेड हो जाते हैं इस तरह से, और यहाँ पे एम्बेड होके क्या करते हैं, दे कीप डिराइविंग न्यूट्रिशन फ्रॉम दीज सर्टोलाई सेल्स. ठीक है, तो एक तरह से क्या है कि इनका मैच्योरेशन स्टेज है, यहाँ पे ये मैच्योर हो रहे हैं. ओके, बाहर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर देयर आर अदर टाइप्स ऑफ सेल्स. इन्हें हम लेडिक सेल्स भी बोलते हैं और इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं. ठीक है, दीज आर नोन एज लेडिक सेल्स या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स. मैम ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का बाइसेक्शन. हाँ, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का ट्रांसवर्स सेक्शन है, टीएस. ठीक है, मतलब अगर ये मैं ट्यूब्यूल है ऐसे करके है ना, ये ट्यूब्यूल, मैं इसको ऐसे कट करके देख रही हूँ, इसे मैंने स्लाइस किया और मैं ये वाला सेक्शन ऊपर से देख रही हूँ यहाँ से. ठीक है, ओके. तमनजोत मैम, विच डायग्राम यू आर ड्राइंग? तमनजोत मैं खुद से डायग्राम बना रही हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं है. ठीक है, दिस इज अ सेपरेट डायग्राम और जो मैं बना रही हूँ अलग है. ओके, ये जो लेडिक सेल्स हैं या इंटरस्टिशियल सेल्स हैं, इनका फंक्शन होता है एंड्रोजन सिक्रीट करना. ठीक है, सो दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग टेस्टोस्टेरोन एंड अदर स्टेरॉइड हार्मोन्स जो एंड्रोजन्स की कैटेगरी में आते हैं. ओके, नाउ सी, ये जो टेस्टोस्टेरोन्स हैं, दिस हार्मोन प्लेज अ मेजर रोल इन द मैच्योरेशन ऑफ द स्पर्म्स एज वेल. राइट, तो जब यहाँ पे स्पर्म्स मैच्योर हो रहे होते हैं नर्स सेल्स के अंदर, ये रे नर्स सेल्स, अभिराज, ये जो मैंने थोड़े लॉन्ग वाले बनाया ना, ये वाले, ये नर्स सेल्स हैं. ठीक है, इनके न्यूक्लियस को मैं पूरा कलर कर देती हूँ तो आपको थोड़ी पहचान रहेगी. और इनके ऊपर देखो ऐसे करके स्पर्म्स लगे होते हैं इस तरह से.
ठीक है। सो क्या बता रही थी मैं? हाँ, तो ये लेडिक सेल्स जो टेस्टोस्टेरोन रिलीज करते हैं, दैट आल्सो हेल्प्स इन द मैच्योरेशन ऑफ दीज स्पर्मेटोजोआ इनटू मैच्योर स्पर्मेटिड्स। ठीक है, अभी भी स्पर्म्स नहीं बने, अभी भी जब मैच्योर हो जाएंगे तो स्पर्मेटिड्स बनेंगे। ठीक है, सो स्पर्मेटोजोआ है, स्पर्मेटोजोआ के बाद क्या बनेगा? स्पर्मेटिड। ओके, नाउ मैंने आपको बताया था ना कि जब ये स्पर्मेटिड स्टेज पे होते हैं तो एपिडाइडमिस में चले जाएंगे। यहाँ से आपको पैसेज दिख रहा है, यू कैन सी कि ये पैसेज है, तो ये यहाँ से मूव करके दे माइग्रेट इनटू द एपिडाइडमिस, और एपिडाइडमिस से जाके दे मूव इनटू द वास डिफरेंस, जहाँ पे ये थोड़े टाइम तक और स्टोर्ड रहते हैं until and unless they mature into sperms। ओके, तो स्पर्म कहाँ पे जाके बना? ये वास डिफरेंस के अंदर। ये बात क्लियर है सबको? मैम नर्व सेल्स का दूसरा नाम क्या है? कौन से सेल्स का? नर्व सेल का। नर्व सेल्स का नाम है सर्टोलाई, SERTO। मैं बनाना है क्या? बना लो, ज्यादा बेटर है। ओके। इसका डायग्राम का नेम क्या होगा? हेडिंग ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ओके। What is TS? TS is transverse section। ओके, तो यहाँ पे अपनी रेफरेंस के लिए देख सकते हो, ये देखो। Ma'am, please let us copy. नहीं, मैं स्क्रॉल नहीं कर रही हूँ, दिख रहा है ना सबको? विजिबल होगा अभी भी। यहाँ Yes, पे देखो, दिख रहा है? दिस इज अ माइक्रोस्कोपिक व्यू। ओके, ये जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स हैं, ये नीचे, ये थोड़ा ना और टिश्यू वाले उसके उसमें दिया हुआ है। ओके, तो ये सारे बीच में लेडिक सेल्स हैं, सॉरी सर्टोलाइज सेल्स हैं, और स्पर्म प्रोड्यूसिंग स्पर्मेटोगोनियम सेल्स हैं। ठीक है, मैम लेडिक सेल्स क्या करते हैं? एंड्रोजन सिक्रीट करते हैं। इसके साथ या तो ब्रैकेट में लिख लो, सिक्रीट टेस्टोस्टेरोन। वो लेडिक सेल्स है। हाँ जी, लेडिक, LEY ले और DIG डिग, लेडिक सेल्स। इन्हें हम इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं। ये जो नर्व सेल्स है उनके उस आगे ये क्या बना हुआ है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर। नर्व सेल्स के आगे क्या बना हुआ है? वेयर? जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है। अच्छा, वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, छोटे छोटे इमेच्योर स्पर्म्स। ओके, जब इमेच्योर होते हैं तो वो इनके अंदर आके एम्बेड हो जाते हैं, तो वहां से इन नर्व सेल्स में से वो न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। मैम लेडिक सेल्स का स्पर्मेटोगोनियम के मतलब मैच्योरेशन में कुछ काम है?
हाँ, जो टेस्टोस्टेरोन वो रिलीज करते हैं वो इन स्पर्मेटोजोआ को मैच्योर होने में हेल्प करता है। मैम कौन से स्टेज पर स्पर्मेटोजोआ स्पर्मेटिड? जब स्पर्मेटोजोआ होते हैं और वो नर्व सेल्स के अंदर एम्बेडेड है तब इन्हें स्पर्मेटिड बनने में हेल्प करेगा। ठीक है। हाँ तामनजोत, वी आर स्टडिंग रिप्रोडक्शन। व्हिच टॉपिक आर वी स्टडिंग इन चैप्टर रिप्रोडक्शन? अच्छा, हम लोग अभी रिप्रोडक्शन चैप्टर के टॉपिक पे हैं wherein we are studying about the male reproductive system. ठीक है। क्रॉस सेक्शन क्या होता है? क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है जब हम उसको किसी भी चीज को जब आप स्लाइस करके कट करके देखते हो तो उसे क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। अब देखो दो तरह के क्रॉस सेक्शन होते हैं, एक होता है एलएस विच इज द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, एक होता है टीएस विच इज द ट्रांसवर्स सेक्शन। टीएस ये वाला हो गया, ठीक है। अब अगर मैं एलएस की बात करूं तो मतलब अगर मैंने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ली, ये मान लो ये ट्यूब्यूल है, इसे मैंने ऐसे लॉन्गिट्यूडनली कट कर दिया इस तरह से, तो मुझे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा बीच में, ये ऐसे है ना, तो यहाँ मुझे ऐसे सेल्स लगे हुए दिखेंगे इसमें इस तरह से। सो दिस विल बी दी एलएस। तो ये दोनों क्रॉस सेक्शंस हैं एक्चुअली, राइट। बना लिया सबने, चले आगे। मैम अगर वास डिफरेंस को बंद कर दिया जाए, ब्लॉक कर दिया जाए, तो भी स्पर्म प्रोडक्शन चलता रहेगा? हाँ, स्पर्म प्रोडक्शन चलता रहेगा लेकिन स्पर्म्स आगे ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएंगे। सो ये होता है जब हम सर्जिकली वास डिफरेंस को क्लोज कर देते हैं तो व्हाट डू वी डू, हम वास डिफरेंस को कट करते हैं और दोनों एंड उसके टाई कर देते हैं ताकि वो फिर से मिल ना पाए और रीजेनरेट ना हो पाए। सो दिस लीड्स टू द मेल बिकमिंग इनफर्टाइल। ओके, ये प्रोसेस हम कॉन्ट्रासेप्टिव वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। ओके मैम। Okay, so with Siddhant is saying that, ma'am, but the sperms won't mature if vas difference is blocked because if spermatids are matured in vas difference. हाँ बिल्कुल, वो mature नहीं हो पाएंगे। देखो हम vas difference को बंद ही तब करते हैं जब हमें sperms चाहिए ही नहीं। If suppose a male thinks कि I already have 2 kids, मुझे और बच्चे नहीं चाहिए, right? So he will go for this surgical method, इसका नाम होता है vasectomy। तो vas difference को कट करके टाई कर देते हैं, तो ना तो sperms mature होंगे ना ही वो आगे ट्रांसपोर्ट हो पाएंगे। Okay, so as such करवाते इसलिए because it is used as a contraception method. If a male does not want any more kids and he does not want to use any other contraceptives such as condoms, या फिर अगर वो नहीं चाहता है कि उसकी वाइफ या उसका पार्टनर भी ऐसा कुछ यूज करे तो वो सर्जिकली वो करवा लेते हैं। मतलब if they are sure कि हमें और बच्चे नहीं चाहिए, they want to plan their family accordingly, तो इसीलिए ये सर्जिकल मेथड्स यूज होते हैं, परमानेंट है। Okay, these cannot be reversed. मैम आप जुलाई अगस्त में क्लास नहीं लोगे? क्यों, क्या हुआ? मैम हम बायो ही पढ़ रहे हैं, सर भी कह रहे थे। क्या कह रहे थे सर? कि मैम जुलाई अगस्त में आप अवेलेबल नहीं होगे। हाँ, मैं जुलाई अगस्त में अवेलेबल नहीं हूँ, इसीलिए हम कोशिश करके बायो जल्दी से जल्दी खत्म कर रहे हैं। क्या वो बोर हो गए सब बायो पढ़ के? यस मैम। यस मैम। नो मैम। टाइम है, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो अच्छा है बिकॉज ये ना बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपके बायो के। चलो आगे चले फिर। यस मैम। ओके, देन लेट्स कम ऑन टू द डक्ट सिस्टम। अब हमने देख लिया कि
what is happening inside the testes and how are the sperms being produced. Now we will talk about the ducts which are available, जो अपनी secretions जैसे जैसे sperm इनके पास से पास होते जाते हैं अपनी secretions उसमें pour करते जाते हैं to produce the semen, right? हाँ, Shaurya, we will come to this topic also, right? Once we are done with fertilization, उसके बाद we will talk about contraceptive also. Okay, basically it's a device which is used to avoid the fusion of gametes. Okay, meeting of gametes को avoid करने के लिए these contraceptives are used. तो सबसे पहले हमारा vas difference आ गया, ठीक है. This transports the mature sperms to the urethra. Epididymis का सबसे पहले होना चाहिए वैसे. It leads to the maturation. देखो यहाँ पे वैसे sperm mature in epididymis लिखा है, हालांकि जो major maturation process है वो या तो testes में हो जाता है और जो बचा कुछ होता है वो थोड़ा vas difference वगैरह में होता है. अगर आप 12th की NCERT फॉलो करो तो, क्योंकि 12th की बायो NCERT में यही लिखा हुआ है, राइट. बट अभी देखो तुम्हारी बुक के अंदर इतना है नहीं NCERT में 10th की, सो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो ट्रांसपोर्ट ही लिखो, डोंट राइट मैच्योर. Sperms are transported by the epididymis. ठीक है, लिख लो. मैम वाज डिफरेंस से भी मैच्योर हटाना है. क्या क्वेश्चन था इनाइशा? मैम वाज डिफरेंस से भी मैच्योर हटाना है. नहीं, उसमें रहने दो क्योंकि वो तो करेक्ट ही है. जिन बच्चों को बायो पसंद है उन्हें तो बहुत मजा आ रहा होगा. कोई तो हाँ बोलो. अच्छा चलो, लावण्या को तो मजा आ रहा है. कुछ चैप्टर्स में मजा आता है. हाँ, मतलब कुछ चैप्टर्स में मजा आता है. दैट्स करेक्ट. पिछले साल वो जो एवोल्यूशन वाला था वो बहुत बोरिंग चैप्टर था, बहुत बड़ा भी था. हाँ, एवोल्यूशन देखो, जब एवोल्यूशन का वो वाला पार्ट आता है ना, ये सब एविडेंसेस वाला, क्योंकि उसमें काफी सारे मेमोराइजिंग पार्ट है. क्योंकि देखो आप एवोल्यूशन में कर कुछ नहीं सकते, जो हो चुका है वो हो चुका है. इट्स जस्ट लाइक हिस्ट्री बट इन बायो. हम पढ़ क्यों रहे हैं? हाँ, बट देखो वो चीज है कि उसको पढ़ने का फायदा ये है दैट दिस टेल्स यू अबाउट फर्दर एवोल्यूशनरी ट्रेंड्स, कि क्या हो सकता है आगे. अगर ऐसे अभी तक हुआ है कि एक एनिमल ऐसे एक फॉर्म में बदल गया, तो आगे जो अभी प्रेजेंट एनिमल्स है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो वो आपको एक रेफरेंस देता है. लेकिन ये हेरिडिटी वाले पार्ट में मजा आता है. क्या मैंने अभी न्यूज़ पे भी पढ़ा था कि लंग्स भी इवॉल्व हुए थे उससे मास्क की वजह से, उसकी कैपेसिटी कम हुई है. हाँ, बट आई थिंक हेरिडिटी वाले पार्ट में मजा तब आता है जब वो क्रॉसेस करने होते हैं, जैसे ब्लड ग्रुप वगैरह निकालना या फिर ऐसे प्लांट के क्रॉसेस करना. वो चीज थोड़ी अच्छी है, मजेदार है, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्चुअल है, उसमें कुछ रट्टाबाजी नहीं है. देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो अगर हम मानते हैं कि हम सेल्स से बने हैं, जो फर्स्ट सेल्स थी अर्थ के फॉर्मेशन के बाद, तो मैम ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि धीमे धीमे हम वापस उस सेल लेवल पे आ जाएं और फिर खत्म हो जाए. हाँ, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन सडनली नहीं होगा. दिस विल टेक मोर देन सेंचुरीज, क्योंकि इतनी जल्दी ऐसे इतना कॉम्प्लेक्स एनिमल एक सिंगल सेल फॉर्म पे नहीं आ सकता, राइट. क्योंकि वो भी जब सेल बना था दैट वाज अबाउट 420 मिलियन ईयर्स अगो. वो बहुत पुरानी बात है, और उस एक सेल से अभी तक आने में देखो कितने साल लग गए. तो यहाँ से वापस एक सेल तक जाने में भी दिस इज कॉल्ड रेट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन, कि पुराने कैरेक्टर्स वापस आते जा रहे हैं, ठीक है. और दूसरी वाली जो अभी तक हो रही है दैट इज प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन. ओके, तो दीज आर जस्ट अ फ्यू फैक्ट्स कि जैसे ये जो वेल होती है, दिस ईच टेस्टी वेज अबाउट 500 kg, और जो सीमेन भी ये प्रोड्यूस करते हैं दैट इज आई थिंक कुछ 2-3 गैलन्स के आसपास द सीमेन इज प्रोड्यूस्ड. हाँ, so Shaurya is saying कि hen came before egg as egg has protein shell which is produced by the hen only. ठीक है.
हाँ सिद्धांत, यू वर सेइंग समथिंग। मैम वो लिखना था नहीं लिखना नहीं है, नहीं वो सब ऐसी फैक्ट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो, इसका आंसर आई थिंक यू गाइस कैन टेल मी ऑलरेडी, क्योंकि मैंने बता दिया है कि जो टेस्टिकल्स होते हैं वो मेल की बॉडी के आउटसाइड क्यों होते हैं। Because the spermatogenesis requires a temperature which is lower than the body temperature. Okay, lower maybe it should be about 2 to 2.5 degrees Celsius lower than the current body temperature, right? Okay, now see, these are certain conditions which are related to the male gonads or the scrotum to be particular. तो एक होता है inguinal hernia, ये ना ओल्ड एज में आके काफी हो जाता है, ठीक है, ओल्ड एज में, बिकॉज द ऑर्गन स्टार्ट लूजिंग देयर फ्लेक्सिबिलिटी एंड देयर रिजिडिटी आल्सो, यू कैन से। तो उसमें क्या होता है कि जब इंटेस्टाइन का एक लूप आपके स्क्रोटम की तरफ आ जाए, दैट इज इंग्विनल हर्निया, ठीक है। इसमें क्या होता है दैट इट इज जस्ट यू कैन से प्रोट्रूडिंग, एक मतलब नाम के लिए, ठीक है, थोड़ा सा प्रोट्रूजन है लेकिन इतना ज्यादा नहीं है। सो यू कैन जस्ट से कि जो लूप है इंटेस्टाइन का वो लूज हो गया एंड इट इज फॉलिंग और इट इज डैंगलिंग, तो वो इंग्विनल हर्निया है। लेकिन जब वो बिल्कुल प्रोट्रूड ही हो जाए स्क्रोटम के अंदर, दैट इज कॉल्ड इंग्विनोस्क्रोटल हर्निया, ठीक है। So in both these cases, there are certain exercises that are suggested by the doctor. Then in major cases surgery की जाएगी, जैसे inguinoscrotal hernia में surgery is the only option, और तरीके से ठीक नहीं हो सकता, right? ये रेयर है क्या? देखो inguinal hernia इतना रेयर नहीं है, ठीक है, it is a common problem in old age people, but inguinoscrotal hernia थोड़ा रेयर हो जाता है। वैसे ये ऊपर बना क्या है? बना क्या है मतलब? वो जो ब्राउन कलर का है वो क्या है? ये इंटेस्टाइन का लूप है, ठीक है। इंटेस्टाइन का लूप जो है वो लूज होके ऐसे डैंगल करने लगता है नीचे की तरफ। ओके, देन देयर इज अनदर कंडीशन व्हिच इज नोन एज अनडिसेंडेड टेस्टिकल्स। तो देखो व्हाट हैपेंस इज कि ये टेस्टिकल्स बनते बॉडी के अंदर ही है। व्हेन द ऑफस्प्रिंग इज बीइंग डेवलप, जब एक बेबी डेवलप हो रहा होता है तो टेस्टिकल्स बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। धीरे धीरे अबाउट आई थिंक 5th या 6th मंथ में या उससे पहले शायद ये धीरे धीरे डिसेंड हो जाते हैं इनटू द स्क्रोटल सैक। ओके, नाउ सी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कई बार ये डिसेंड ना हो, so that is called undescended testicles and that is an abnormal condition, ठीक है ना। वो चीज सही नहीं है, because ideally इन्हें स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए था when the child is born। तो इसके अंदर भी there are conditions। अब देखो, एक तो कंडीशन है कि बेबी बॉर्न हुआ, अब इमीडिएटली कुछ नहीं किया जा सकता, ठीक है। इमीडिएटली अभी बेबी बॉर्न हुआ है, कोई ऐसे सर्जरी वगैरह तो कर नहीं सकते, ना ही कोई मेडिसिन दे सकते हैं। तो डॉक्टर्स नॉर्मली पेरेंट्स को बोलते हैं कि यू हैव टू वेट फॉर अबाउट 3-4 मंथ्स। उसके बाद जब फॉलो अप चेकअप होता है तो या तो है कि टेस्टीज हैव नाउ डिसेंडेड, क्योंकि होता है कहीं नॉर्मल केसेस में ऑलमोस्ट ऐसे ही होता है कि वो अपने आप ही डिसेंड हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर वो चीज अगर हो गई है तो उसमें बस डॉक्टर विल कॉल यू अप फॉर अ फॉलो अप रिव्यू कि एक बार बस चेक करवा लो और कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर फिर भी नहीं हुआ तो फिर एक सर्जरी की जाएगी विच विल ऑल्सो बी डन एट द एज ऑफ अबाउट एन ईयर और मे बी 7-8 months, सो दैट द बेबी इज स्ट्रॉन्ग इनफ। एकदम से हम छोटे एक इन्फेंट के ऊपर सर्जरी परफॉर्म नहीं कर सकते, राइट। मैम में डायग्नोज कब होता है यूडीटी? डायग्नोज बर्थ के टाइम पे ही होगा। कई बार मतलब हो सकता है कि अगर आप बहुत बाद में जैसे अगर अल्ट्रासाउंड के लिए जा रहे हो तब भी डायग्नोज हो सकता है, बट मेजरली बर्थ के टाइम पे ही पता लगता है कि टेस्टीज हैव नॉट डिसेंडेड इनटू द स्क्रोटम। ओके, जब स्पर्म्स एपिडाइडमिस से ट्रांसपोर्ट होते हैं टू द वास डिफरेंस, वहां पे वो स्टोर होंगे फॉर अबाउट 2 months अंटिल दे आर रिलीज्ड फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पे तो देखो आपको पता लग ही रहा है कि वास डिफरेंस के अंदर स्टोरेज होता है, दैट मींस सर्टेन अदर फैक्टर्स आर बीइंग एडेड टू द स्पर्म्स टू मैच्योर देम फर्दर। अब हम आते हैं सेमिनल वेसिकल के ऊपर। सेमिनल वेसिकल जो है वो आगे वास डिफरेंस की कंटिन्यूएशन में होती है एंड इट प्रोड्यूसेस अ शुगर रिच फ्लूइड, और शुगर रिच फ्लूइड भी होता है फ्रक्टोज।
दिस इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द स्पर्म्स. जब स्पर्म्स फीमेल ट्रैक के अंदर जाएंगे, उन्हें मूव करना है, दे हैव टू स्विम थ्रू द म्यूकस एंड द फ्लूइड एनवायरनमेंट. तो उसके लिए एनर्जी कहाँ से आएगी? इस फ्लूइड से. ठीक है, उनका खुद का माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है स्पर्म का, बट उसके साथ साथ ये जो फ्रक्टोज प्रेजेंट है सीमेन के अंदर, ये भी उन्हें एनर्जी प्रोवाइड करता है. राइट, नोट डाउन कर लो इस चीज को. मैम इसका मतलब कोई आदमी अगर पानी नहीं पिएगा तो फिर तो फ्रक्टोज फॉर्म. क्या व्हाट आर यू सेइंग? मैम नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फ्रक्टोज. वॉइस क्रैक कर रही है. हाँ, वॉइस बीच में रुक जाती है वहीं पे. What I think you were saying water, है ना? Yes ma'am. हाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि water is necessary. Fructose is a polysaccharide, rather it is a disaccharide. ठीक है ना? Sorry, monosaccharide है fructose. Glucose, fructose is a monosaccharide. तो water का उससे ऐसा कोई लेना देना नहीं है. That totally depends on the diet, कि किसी आदमी की diet कैसी है. ठीक है. उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड. Let me copy the. अच्छा, one second. Okay, so Shaur is asking, ma'am, sometimes when there is lack of water, there is itchiness. Why does this happen? देखो, probably the itchiness could be due to dehydration, because there has to be a constant blood flow to the testicles. ठीक है ना? हमेशा वहाँ पे blood supply रहनी चाहिए. अगर आपकी body में water कम है, तो blood becomes thicker. इसका मतलब है कि blood supply तो, but now the blood has thickened, right? So that could lead to an itchiness because of the thicker blood that is being circulated. और इसके अलावा मुझे ऐसे कोई खास वो लग नहीं रहा कि हो सकता है itchiness का. मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था इसके बारे में. अच्छा, तो क्या था उसमें? मतलब उसमें कुछ डेली वाटर पीना चाहिए वरना थिक हो जाता है ब्लड. हाँ, वो तो होता ही है. ब्लड तो थिक होगा क्योंकि ब्लड इज 55% वाटर. मैम ये उसी में ही था. व्हाई शुड वी ड्रिंक मोर वाटर, ऐसा एक आर्टिकल था उसी में. अब नेक्स्ट है prostate gland. So prostate gland is actually responsible for making the fluid medium for the semen. Okay, because semen जो होता है वो fluid form में है, तो उसका fluid medium कहाँ से आ रहा है? prostate gland से. And not just the fluid, उस fluid के अंदर कुछ factors भी होते हैं, calcium ion वगैरह भी होते हैं, which are responsible for providing mobility to the sperms. तो calcium ions are actually, आप जब आगे बड़ी क्लासेस में पढ़ते हो तो हम देखते हैं कि कैल्शियम जो है वो मसल मूवमेंट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो कैल्शियम एक्चुअली कॉजेज रैपिड स्पैजम्स ऑफ द मसल्स. ठीक है, जो ये जल्दी से मूवमेंट होता है. तो वैसी ही स्पैज्मिक एक्टिविटी स्पर्म्स के अंदर कहाँ से आती है? कैल्शियम आयन से. और वो कैल्शियम आयन ये सब ग्लैंड से ही आ रहे हैं. प्रोस्टेट ग्लैंड एक्चुअली इज द मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ कैल्शियम आयंस. And it makes which fluid? I think Shauri was saying something. Prostate glands make which fluid? Basically what they're trying to say by fluid is कि water medium वाली secretion होती है उसकी. ठीक है, so water plus certain factors, some proteins and calcium ions. Okay.
चलें आगे everyone? You have written calcium 2 plus after protein. हाँ, कैल्शियम आयन है ना, वो कैल्शियम 2+. Okay, ma'am. फिर urethra is actually acting as a common passage that carries urine from the urinary bladder, and it also carries the sperms outside the body. मैम इससे पहले हमने प्रोस्टेट ग्लैंड लिखा था ना? हाँ जी, उससे पहले प्रोस्टेट ग्लैंड लिखा था. प्रोस्टेट ग्लैंड को हम बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं. ठीक है, दैट इज अनदर नेम. कई बार अगर आप देखो, एक काम करो, ऊपर लिख भी सकते हो, सो दैट यू गाइस डू नॉट गेट कंफ्यूज. अगर कभी कोई एग्जाम दोगे तो प्रोस्टेट ग्लैंड इज आल्सो नोन एज बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड. Can you scroll? कर लिया सबने नोट? यस मैम. Yes, ma'am. Yes, ma'am. डन. नो No, ma'am. मिस यूरिन और सीमेन का पैसेज ये सेम रहता है तो फिर क्या होता? पैसेज सेम रहता तो देखो, दोनों की जो इजैक्यूलेशन है वो तो डिफरेंट टाइम पे ही होती है. यूरिनेशन इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट. वो मतलब ये कहोगे कि दैट इज अ मोर फ्रीक्वेंट इवेंट, है ना. वो दिन में कम से कम 5-6 बार तो होता ही है. बट जो स्पर्म का वो है ट्रांसपोर्टेशन है, दैट इज यू कैन से अ रादर infrequent kind of a thing, है ना. It only happens when the sperms are ready to be ejaculated and the penis is also you can say erect, and then the semen is ejaculated out, right? तो वो दोनों चीजें सेम टाइम पे नहीं होती, डिफरेंट टाइमिंग्स है एंड डिफरेंट कंडीशंस है. हो गया, आगे चले. यस मैम. Yes, ma'am. Okay, then this is the internal structure of the penis. Penis is a muscular organ, right? And यहाँ पे this you can say posterior part or the you can say the tip is called as the glans penis, right? और इसके बीच में ये यूरेथ्रा है, एंड ये जो आप कॉर्पोरा कैवर्नोसा देख रहे हो, these are other passages for the transportation of the sperm, right? कोरोना लिखा है मैम आपने? हाँ, वहाँ कोरोना लिखा है. 8th क्लास के बच्चे भी यही नोटिस करे थे, मैम वहाँ कोरोना लिखा है. अभी जब हम उस पे आएंगे ना, ओवम पे, वहाँ पे भी एक स्ट्रक्चर होता है कोरोना नाम से. ओके, सो शौर्य इज आस्किंग हाउ विल स्पर्म गेट टू नो दैट पीनिस इज इरेक्ट. देखो, स्पर्म को पता नहीं लगता कि पीनिस इरेक्ट है, रादर पहले स्पर्म की वहां से ट्रांसपोर्टेशन शुरू होती है, एंड बेस्ड ऑन दैट द पीनिस गेट्स इरेक्टेड. एंड हाउ डज इट गेट इरेक्ट? बिकॉज ब्लड फ्लो जो है वो बढ़ जाता है टुवर्ड्स द पीनिस, right? So when the sperms are being transported from the vas deferens, और धीरे धीरे जब वो पूरे वो डक्ट सिस्टम में से पास होते हुए आ रहे हैं, तो बेस्ड ऑन दैट, क्योंकि पीछे स्टिमुलाई आ रहा है, ठीक है ना, सारे नर्व एंडिंग्स हैं जो आपस में लिंक्ड है, तो बेस्ड ऑन दैट द ब्लड सप्लाई टुवर्ड्स द पीनिस विल इंक्रीज एंड द पीनिस विल गेट इरेक्ट as a result. So then once it gets erected, the semen will be ejaculated out.
ओके, देन देयर इज दिस कॉन्सेप्ट विच इज सर्कमसिशन। तो देखो कुछ ट्रेडिशंस में, कुछ रिलीजन्स में जो ग्लैंस पीनस होता है उसके ऊपर की फोरस्किन जो है उसे रिमूव कर दिया जाता है सर्जिकली, ठीक है। तो मुस्लिम्स वगैरह में काफी मतलब ये प्रोमिनेंट चीज है, उसे हम खतना बोलते हैं। ओके, सो दिस इज अ सर्कमसाइज्ड पीनस जहाँ पे ग्लैंस पीनस पे फोरस्किन नहीं है, whereas this one has a foreskin over the glans penis, right? So circumcision basically means when the foreskin is removed from the glans penis. ओके, सो स्पर्म प्रोडक्शन, स्पर्मेटोजेनेसिस सबको पता है। ये स्पर्म का स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे एक्रोसोम है। दिस एक्रोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिग्नलिंग एंड सेंडिंग अ मैसेज टू द ओवम व्हेन इट रीचेस इट। जैसे फ्लावर्स में आपने देखा होगा कि जब पॉलन उसके ऊपर लैंड करता है स्टिग्मा के ऊपर, तो देयर इज अ सर्टेन केमिकल डायलॉग बिटवीन द टू। ओके, ऐसे ही स्टिग्मा किसी भी पॉलन को जर्मिनेट नहीं होने देता, बिकॉज इट हैज टू मेक श्योर, मान लो अगर रोज है, रोज के ऊपर अगर कोई पॉलन दूसरा आके बैठ गया तो वो उसे जर्मिनेट नहीं होने देगा अंटिल एंड अनलेस वो पहचाने कि ये एक रोज का ही पॉलन है। इसी तरह से ये एक्रोसोम भी रिस्पॉन्सिबल है सिग्नलिंग के लिए। तो ओवम के पास जाके ये कुछ केमिकल्स रिलीज करता है जिससे ओवम को पता लगता है कि हाँ ये सेम स्पीशीज का गैमीट है, ठीक है। देन इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग सर्टेन फैक्टर्स जिससे इसे ओवम की वॉल में एंट्री मिलती है। अदरवाइज ओवम की वॉल इज वेरी वेरी थिक, वो ऐसे अलाउ नहीं करती किसी भी चीज को एंटर करने के लिए। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस तो होगा ही बिकॉज स्पर्म एक सेल है, तो न्यूक्लियस होना ही चाहिए। ये सारा स्ट्रक्चर हेड होता है स्पर्म का। दिस इज द नेक एंड द मिडिल पीस। यहाँ मिडिल पीस में दिस इज द स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू दी स्पर्म फॉर स्विमिंग एंड डूइंग वेरियस एक्टिविटीज। और ये टेल होती है, ठीक है। ये डायग्राम ड्रॉ कर लो। हमें कैसे देखा होगा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से? हाँ जी, Then ma'am. डन। मैम प्लीज वेट। हाँ, आई एम वेटिंग कर लो। Done, everyone? No, ma'am. No, ma'am. स्पर्म प्रोडक्शन ऑल टाइम रहती है क्या? मतलब कि वो होती रहती है हमारी बॉडी में? होती रहती है, यस। वंस प्यूबर्टी स्टार्ट्स उसके बाद स्पर्म प्रोडक्शन कंटिन्यूअसली चलता है। तुम लोग तो फिर भी कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हो। 8th क्लास के बच्चे तो ऐसे शांत हो गए थे, मतलब मे बी दे वर शाय, दे वर हेजिटेंट। वो बिल्कुल एकदम शांति से निकाला है उन्होंने, और ये चैप्टर इतनी जल्दी खत्म हो गया 8th क्लास में। जब हम 8th क्लास में थे, हमारे स्कूल में जब ये चैप्टर तब हमारा भी सेम ही वो था। वो बच्चे हैं अभी।
मैम मैंने तो सोते सोते निकाला था। क्या मैंने तो सोते सोते निकाल दिया था चैप्टर। हमारे तो स्कूल में नहीं मैम, काफी ट्यूशन में ठीक था, लाइक ट्यूशन में था कि पूछ भी रहे थे, और बट स्कूल में नहीं था। स्कूल में तो एकदम आइसोलेट हो गया था पूरा रूम, एकदम चुप। स्कूल में टीचर भी शर्मा रही थी। यस स्कूल में तो मैम। याद है में मैम, चैप्टर अदिति मैम कट ने क्या था? ट्यूशन में तो अदिति मैम ने पढ़ाया था। हाँ मैम, अदिति मैम ने पढ़ाया था, और लाइक पूछ रही थी डाउट है तो बताओ बताओ, और हम ऐसे यस मैम डाउट है। हम इस सेम चैप्टर 8th में भी पढ़े। हाँ ये 8th में भी है। ओके मैम, व्हाट इज मिडिल पीस? अभी राज इज आस्किंग मैम व्हाट इज मिडिल पीस। देखो मिडिल पीस एक्चुअली इज हेड और टेल के बीच में जो पीस होता है स्पर्म का, दैट इज कॉल्ड द मिडिल पीस। ओके, एंड इट इज मेजरली कंसिस्टिंग ऑफ द स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। नमन इज आस्किंग मैम देन इज इट स्टोर्ड टिल द एज ऑफ मैरिंग स्पर्म्स? नहीं नहीं, एज ऑफ मैरिंग तक क्यों स्पर्म स्टोर रहेंगे? दे आर इजैक्युलेटेड आउट एट रेगुलर इंटरवल्स। Okay, so there is this phenomena called as nightfall. I think nightfall ही कहते हैं, right? तो नहीं, not through urine. तो nightfall में क्या होता है? When the sperms are being produced and then they are, मतलब एक आप ये बोल सकते हो ना कि when the limit is crossed, जब एक amount एक लिमिट से ज्यादा हो जाता है तो अपने आप they will be released out through the penis. So that is not through urine, separately होता है nightfall वगैरह. And that is a common phenomena. So that is not something abnormal. That is a very natural thing. And that happens. Okay, so Abhiraj is asking ma'am, what is the function of acrosome? See, acrosome is responsible for signaling to the ovum for you can say identification. तो एक तरह से ये एक structure है जो ovum को message देगा that I belong to the same species. मतलब कि ये human का ही sperm है. Okay, and also it is responsible for piercing through the ovum's wall. ठीक है, बिकॉज ओवम की वॉल, अभी हम आगे जाएंगे तो देखेंगे कि जो ओवम की वॉल होती है वो काफी ज्यादा थिक होती है बिकॉज इट नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड. ओवम का न्यूक्लियस काफी ज्यादा प्रोटेक्शन में रहता है, तो उसकी वॉल को क्रॉस करने के लिए, पियर्स करने के लिए एक्रोसोम हैज सर्टेन फैक्टर्स. एक आपने ये वर्ड सुना होगा, आजकल एड में आ रहा है, अदिति राव हैदर की एड आती है, वो हाइल्यूरोनिक एसिड सुना है, और वो बोलती भी बड़ा खींच खींच के ना. वो बेसिकली, अब आई डोंट नो, हो सकता है हाइल्यूरोनिक एसिड कहीं से इन्होंने पता नहीं कौन सा एक्सट्रैक्ट किया है, बट वैसे हाइल्यूरोनिक एसिड इज रिलीज्ड बाय द एक्रोसोम. सो इट्स एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग अ मैसेज एंड एक्चुअली you can say dissolving a certain part of the ovum wall so that the sperm can enter through. ठीक है, एक एंजाइम होता है हाइल्यूरोनिडेज, वो सिक्रीट होता है वहां पे. ठीक है, तो वही कभी कभार जब मैं वो ऐड देखती हूँ तो आई थिंक कि पता लगाया जाए कि ये क्यों डाल रहे हैं क्रीम में, क्या चीज है, बट हो सकता है कि वो किसी और प्लांट से यही एंजाइम लेते हों और उसका फंक्शन हो एक्चुअली स्किन के लिए. अगर दूसरी स्पीशीज का स्पर्म हुआ तो क्या होगा? सॉरी, अगर दूसरी स्पीशीज का स्पर्म हुआ तो मतलब एक्रोसोम किसी और एंट्री नहीं मिलती. हाँ, तो फिर ओवम की वॉल और ज्यादा थिक हो जाएगी और फिर वो स्पर्म उसमें एंटर नहीं कर पाता. और मैम अगर आईवीएफ के थ्रू डाल दिया तो? आईवीएफ के थ्रू डाल दिया तो देखो उसमें क्या है कि अगेन वो चीज है कि अगर मान लो न्यूक्लियस फ्यूज हो भी गए, उसके बाद भी इट ऑल डिपेंड्स ऑन द डीएनए कि वो जो मैंने स्पर्म लिया था उसका डीएनए कैसा है एंड आर द एंजाइम्स एबल टू रीड दैट कोड और नॉट. तो अगर तो मतलब वो हो सकता है रीड, तो हो सकता है आगे डेवलपमेंट भी हो जाए, एक इंडिविजुअल भी बन जाए जिसका भी मैंने स्पर्म और ओवम ह्यूमन का लिया था, तो हो सकता है बन जाए. बट देन अल्टीमेटली देखो अभी तक ऐसा बना नहीं पाए हैं ये लोग, क्योंकि भाई है ना, जेनेटिक कोड मैच नहीं बैठता, एंजाइम्स कॉपी नहीं कर पाते हैं उसके प्रोटीन्स को और उसके और एंजाइम्स को, तो वो फिर एंजाइम से ह्यूमन बीइंग या जो भी एनिमल हम बनाते हैं वो नहीं बन पाता. ठीक है, आन्या इज आस्किंग मैम व्हाई पीपल रिमूव द अपर लेयर ऑफ द टिप ऑफ पीनस. अच्छा, ग्लांस पीनस के ऊपर से हम फोरस्किन क्यों रिमूव करते हैं? देखो आई डोंट रियली नो व्हाट्स द रीजन फॉर दिस. कुछ ट्रेडिशन होता है मुस्लिम्स में, ये तो मुझे पता है, जिसे हम खतना बोलते हैं, बट एज सच इसका रीजन मुझे नहीं पता कि क्या है. एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्लास में ना मुझे याद दिलाना, मैं ढूंढ के रखूंगी, फिर मैं बताऊंगी. आई थिंक सो रिप्रोडक्शन
रेट इंक्रीज करने के लिए? सी एज सच उसका रिप्रोडक्शन से इतना कोई लिंक है नहीं, मतलब इट डज नॉट हैम्पर द रिप्रोडक्टिव रेट और इट डज नॉट एक्सेलरेट द रिप्रोडक्टिव रेट, ठीक है, बिकॉज पीपल हु हैव द फोरस्किन आल्सो आर फर्टाइल एंड कैन रिप्रोड्यूस, राइट। तो मैं पता लगाऊंगी, ठीक है, ढूंढ के फिर देन आई विल टेल यू कि व्हाट इज द यूज ऑफ सर्कमसिशन एंड व्हाई डू पीपल डू इट। ओके, तो ये कुछ स्पर्म फैक्ट्स हैं। देखो 74 डेज का टाइम होता है फॉर दी स्पर्म्स टू मैच्योर एंड यंग मेन कैन मेक अबाउट 3 लाख स्पर्म्स पर मिनट व्हिच इज अबाउट 400 मिलियन पर डे। ओके, तो अब ये अमाउंट देखो और सोचो कि ये मैरिज की एज तक स्टोर नहीं हो सकते, दीज हैव टू बी इजैकुलेटेड आउट, राइट। एवरेज स्पर्म काउंट जो है सीमेन के अंदर इट शुड बी अबाउट 15 to 120 मिलियन। अगर इससे कम होता है, मतलब अगर 10 to 15 की रेंज में आता है या 20-25 में आता है तो वो लो स्पर्म काउंट माना जाता है व्हिच इज कंसीडर्ड टू बी इनफर्टाइल। ओके, ऐसे केसेस में आईवीएफ की हेल्प लेते हैं लोग कि सीमेन के अंदर से स्पर्म एक्सट्रैक्ट करके फिर आर्टिफिशियली ही बाहर फर्टिलाइजेशन करवाते हैं। और मतलब ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स बिकॉज ऑफ द रेट ऑफ you can say sperm production and various other factors which are responsible for sperm production, ये जो count है ये कम हुआ है as per a survey. Okay, so this is how. Let me write. वो लिखना नहीं था तमनजोत। I was in the 3 points. यार ऐसे सब कुछ मत लिखा करो तमनजोत, जो मैं बताऊँ ना सिर्फ वही लिखो, ठीक है, अदरवाइज यू विल कीप ऑन राइटिंग। हाँ जी, ये फैक्ट्स सॉक्रेटिव में आ जाते हैं कभी-कभी। ये सॉक्रेटिव में आते हैं? यस मैम, कभी-कभी आ जाते हैं। कर लो नोट फिर। स्पर्म्स को कैसे पता चलता है हमारी शादी हो गई है? क्या? स्पर्म्स को कैसे पता चलता है हमारी शादी हो गई है? उसको नहीं पता लगता आपकी शादी हुई है, क्यों? आपने कहा था ना। कहा था? नहीं, मैंने कब कहा स्पर्म्स को पता लगता है हमारी शादी हुई है। मैम आपने कहा था कि शादी की एज तक वो इतने नहीं रह सकते, तो वो बात। हाँ, तो उसमें स्पर्म्स को कुछ नहीं पता। उनको कैसे पता चलेगा हमें कम हो जाना? नहीं, उनको कम होने का वो होता है एज फैक्टर, ठीक है। व्हेन पीपल men attain an age of about 50 to 60 years, तो फिर स्पर्म प्रोडक्शन अपने आप लोअर हो जाता है, वो रेट कम हो जाता है, लेकिन एक सर्टेन एज तक स्पर्म प्रोडक्शन का रेट वैसा ही रहेगा, ठीक है। वो नॉन लिविंग है, मतलब उन्हें ऐसे पता नहीं लगेगा कि हमारी शादी हो गई है कुछ। दैट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस एंड दैट इज डिपेंडेंट ऑन योर ब्रेन एंड योर बिहेवियर। ओके, हाँ तमनजोत, यू वर सेइंग समथिंग? नहीं, अच्छा, ठीक है। तो ये जो है दिस इज अ स्पेसिमेन ऑफ हाउ द सीमेन लुक्स लाइक। लिख रहे थे, अभी रह गया वो? आखिरी। अच्छा, 1 मिनट। चलो तो फिर आज यहीं पे रुकते हैं, राइट। कल से फिर हम फीमेल, कल या परसों जब भी क्लास है, फिर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल कम ऑन टू द टॉपिक ऑफ रिप्रोडक्शन, सॉरी फर्टिलाइजेशन। ओके, डन। तो मन करें फिर, या फिर आई थिंक तुम लोगों की क्लास होगी इसके बाद। हाँ, तो चलो फिर आई लीव, राइट। बाय एवरीवन। थैंक यू मैम, हैव अ नाइस डे। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।